नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं लाइव कपिल फौजी यूट्यूब चैनल। बड़ी खबर है और खुशखबरी भी कह सकते हो आप इसको। बड़ी खबर है, अग्निवीर सीधे बनेंगे ऑफिसर और 10% का आरक्षण। हरियाणा राज्य बना पहला। जब तक और भी भाई जुड़ जाते हैं लाइव में, आजकल कम ही आ रहे हैं वीडियो, आप सोच रहे होंगे। तो भाई ऐसा है कि एडमिशन चल रहे हैं और मैं सुबह निकल लेता हूँ यूनिवर्सिटी के लिए 8 बजे और शाम को गिरता पड़ता 3-4 बजे के करीब मैं पूछता हूँ। फिर मन नहीं करता, क्योंकि यूट्यूब चैनल चलाने का मेरा कोई मकसद भी नहीं है। जब तक पूर्व सैनिकों को बस जागरूक करने के लिए मैं चलाता हूँ, ना तो मैं कोट टाई पहनता और ना ही मेरे से गुमराह किए जाते हैं पूर्व सैनिक कि रोज बल्ले बल्ले ये चीज़ें वो चीज़ें दिखा के पूर्व सैनिकों का गुमराह करना। तो बहुत सारे भाई अब जुड़ गए हैं। बहुत बड़ी खबर है, अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और सीधे बनेंगे ऑफिसर। चले चलते हैं इस पूरी खबर पे। अग्निवीरों को नौकरी में 10% आरक्षण। सीएम सैनी ने किए बड़े ऐलान, पुलिस समेत 5 नौकरियों में कोटा तय। ये खबर हरियाणा से आ रही है और अग्निवीरों को 10% आरक्षण दे दिया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों पर सौगातों की बौछार कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, वन व खनन रक्षक, जेल वार्डन और एसपीओ को सीधी भर्ती में 10% आरक्षण की घोषणा की है। इसके साथ ही ग्रुप बी व सी के पदों में नौकरियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 वर्ष और अग्निवीरों के पहले बैच को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। सरकार उन औद्योगिक इकाइयों को सालाना 60,000 रुपये की सब्सिडी देगी जो अग्निवीरों को 30,000 रुपये प्रति माह वेतन से अधिक की नौकरी देगी। इसके साथ ही सैनी ने अच्छी खबर है, जब तक सरकार कोई फैसला ना करे, क्योंकि 10% आरक्षण अग्निवीरों को पुलिस के अंदर और वन विभाग की नौकरियों के अंदर, जेल वार्डन के अंदर। अब जो हमने लिखा है कि सीधे 10% बनेंगे ऑफिसर्स, तो मैं जो हरियाणा पुलिस में 2018 में जब मुख्यमंत्री खट्टर जी थे तो उन्होंने पुलिस के अंदर एसपीओ, स्पेशल पुलिस ऑफिसर को लिया था और उनका जो वेतन है वो सिर्फ 18,000 रुपये, और उनका काम है पुलिस प्रशासन का सहयोग करना। मतलब पहला राज्य ऐसा है हरियाणा कि पूर्व सैनिकों को ठेकेदारी के अंदर लिया जा रहा है। और आज की हालात ये हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं जो 15-20 साल नौकरी करके आए हुए, अगर हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 5 एसपीओ की भर्ती निकलती है तो 5 एसपीओ के लिए कम से कम 700-800 भूतपूर्व सैनिक जाके खड़े हो जाते हैं। ये हालात हैं बेरोजगारी हरियाणा में। और हरियाणा में जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं उनको जाना जाता है खट्टर पुलिस के नाम से। अगर हम एक दूसरे से बात करते हैं कि भाई चलो भूतपूर्व सैनिक है, भाई से पूछ लेते हैं कि आपको कोई जॉब मिला नहीं मिला, तो पूछते हैं ना कि भाई अब क्या कर रहा है, तो वो बोलता है भाई खट्टर पुलिस में लगे हुआ 18,000 रुपये। अब आपने पता ही है कि इससे पहले केंद्र सरकार ने भी सीआईएसएफ बीएसएफ में 10% सीटें अग्निवीरों के लिए आरक्षित की थी। अब देखने वाली ये बात है कि एक तो पूरा देश के नौजवान अग्निपथ योजना को कहते हैं कि वापस ले ले केंद्र सरकार। केंद्र सरकार अगर इस योजना को वापस लेती है तो वो सोचती है कि राजनीतिक नुकसान उसको होगा,
इसलिए वो पीछे हट के और अधिकारियों को सामने लेके आ रही। अब सोचने वाली ये बात है कि जो अग्निवीर हैं 4 साल के बाद उनको सीआईएसएफ बीएसएफ में 10% से लिए जाएंगे। एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि सेनाओं को नौजवान रखना है और जो वेतन और पेंशन का बजट है उसको घटाना है, और दूसरी तरफ उनको पक्का किया जा रहा है सीआईएसएफ में बीएसएफ में, तो वहां भी तो उनको वेतन मिलेगा। मतलब आप यहां से उठा के यहां कर रहे हो, यहां का आप वेतन और पेंशन बचा रहे हो और यहां दे रहे हो, और जो पैसा यहां से मिले या यहां से मिले वो तो जा तो भारत सरकार का ही रहा है। मतलब एक तरह से बेवकूफ बनाने की कोशिश है पूरी की पूरी। आप जब वेतन सीआईएसएफ में या बीएसएफ में जब अग्निवीर जाएंगे तब भी तो दोगे, तो वही वेतन उनको पक्का करके दे दो कि वो सेनाओं में ही पक्का हो जाएं और उसका जो अनुभव है उसका लाभ भी उठा सकें। क्योंकि जो टेक्निकल पद हैं 4 साल में तो उनमें से कोई सीख नहीं सकता, खासकर नेवी एयरफोर्स में तो। और जो हरियाणा में 10% का जो आरक्षण दिया है, तो मैं ये कहना चाहता हूं ये भी एक ढोल पीटने के बराबर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि अगर हम भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो आज हरियाणा के जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये में कंपनियों की गेट के ऊपर गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। अगर एसपीओ की बात करें, स्पेशल पुलिस ऑफिसर की, तो आज पूरे हरियाणा में भूतपूर्व सैनिक नौकरी कर रहे हैं और उसके लिए मारामारी चल रही है बड़े लेवल पे कि मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए, सिर्फ 18,000 रुपये में। और जबकि जो पक्का पुलिस के अंदर भर्ती होता है वो भाई 40,000 रुपये ले रहा है। अब इसको आप खुशखबरी लगा लो या दुख भरी लगा लो, सोचने का नजरिया आपका होना चाहिए। तो कमेंट करके बताओ कि कितने के भाई इसका समर्थन करते हैं। और दूसरी तरफ मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूं कि अगर आज सरकार अग्निपथ योजना को वापस लेती है तो सरकार डर रही है कि राजनीतिक उसको नुकसान होगा, पर हम जो देख रहे हैं इसका फायदा मिलेगा और बीजेपी सरकार को ही मिलेगा। अगर अग्निपथ योजना को अगर आज वो वापस ले लेती है तो इसका सीधा फायदा मिलेगा। 3 किसान बिल भी तो वापस लिए थे सरकार ने, तो इसमें तो और भी ज्यादा है। क्योंकि आप वहां से 4 साल करवाने के बाद में आप स्टेट के अंदर पक्के लगा रहे हो उनको, तो यहां भी तो बजट बढ़ेगा उनका, यहां भी तो वेतन देना पड़ेगा। आप 4 साल नौकरी करवाने के बाद में आप सीआईएसएफ बीएसएफ में लेके आ रहे हो तो वहां भी वेतन देना पड़ेगा, फ्री में तो काम करेंगे नहीं हुए। तो आप वहीं पर उनको पक्का करके वहीं पर उनको वेतन दे दो, जितने पक्के करने हैं उतने कर लो, भर्तियां कम कर दो। अगर कम करनी है सेना की संख्या तो कम भर्ती कर लो, पर सबको पक्का तो करो। और दूसरा बात इसका यह भी है ना, सबसे बड़ी बात ये इसका लॉस भी हो रहा है। अगर एक टीम के अंदर 6 पक्के सैनिक हैं और 4 अग्निवीर हैं तो वो जुड़ नहीं पाते किसी ऑपरेशन में। उनमें कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात तो संख्या रहती है कि मेरा जो साथ वाला भाई है अगर इसको कुछ हो गया तो इसके बच्चों को, इनके परिवार को सभी वेलफेयर मिलेंगे, पेंशन मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। अब मेरे को सिर्फ 1 करोड़ रुपया, और 1 करोड़ रुपया भी भैया आज के दिन अगर क्योंकि देखो अग्निवीर जो भी नौजवान जाता, हम भी गए थे तो हम एक सुख परिवार से ही गए थे। हमारे पीछे भी हमारे छोटे बहन भाई होते हैं, तब तक उनकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर आती है। शादी करना है, नौकरी लगवाना है, पढ़ाने हैं, तो 1 करोड़ रुपया तो उन्हीं में चला जाएगा। और शादी होने के बाद में हमारा परिवार थोड़ा सा अलग हो जाता है, हम अपने बच्चों के लिए करने लग जाते हैं।
पर संयुक्त परिवार में तो फिर आपको अपने परिवार के लिए करना पड़ता है, अपने बहनों के लिए, भाइयों के लिए, सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा जिम्मेवारी हो जाती है एक फौजी के लिए। क्योंकि अगर घर में 5 व्यक्ति हैं और उसमें से एक नौकरी लग गया तो एक के कंधों पे फिर उन 5 की जिम्मेवारी, जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक वो जो भी कमाता है वो अपने परिवार को ऊपर उठाने के लिए खर्च करता है, सारा का सारा। तो सैनिक भाइयों, मेरे साथ में आप लोग भी, जहां भी आपको सोशल मीडिया में या आपके जो क्षेत्र के जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको भी कहो कि सरकार पे दबाव डालें, खासकर बीजेपी पार्टी पे, कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। क्योंकि देखो, आप लोगों ने देखा होगा जर्नलों को जंग के मैदान में उनको सलूट है, पर आज राजनीतिक बदल चुकी। आज जो रिटायर्ड जर्नल हैं वो राजनीतिक के अखाड़े में एक दूसरे के सामने बैठे हुए, एक इसके फायदे गिनवा रहा है तो एक इसके नुकसान गिनवा रहा है। क्या कभी आपने देखा था ये चीजें? आज तक हमने नहीं देखा था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सम्मान होता है एक जर्नल का, क्योंकि वो 60 साल अपने उम्र के भारतीय सेनाओं पे लगाता है, और 60 साल के बाद में अगर वो राजनीति का दामन पकड़ता है तो लाछन तो उस पर भी लगते हैं। और आजकल के जो टचपुंजी नेता हैं वो 2 मिनट में उनकी बेइज्जती कर देते हैं। तो हमारे जनरल साहबों को भी सोचना चाहिए कि नहीं, वो राजनीति के अखाड़े में ना कूदे। उनका एक सम्मान है 140 करोड़ लोगों में। आपने देखा होगा एक बार जनरल जो मूछ रखते हैं, बख्शी साहब को, अब उसने एक नेता को बोल दिया, गाली दे दी लाइव डिबेट में। अब नेता भी भाई अपना, और उसने वो गालियां दी स्टूडियो के अंदर, मतलब जूते मारने रह गए थे। और बड़ा ही वायरल हुआ वो वीडियो, क्योंकि यहां पर अगर आप भड़ास निकालने के लिए आए हो, आप किसी को एक ओछी, एक जो घटिया भाषा आप बोल सकते हो और बोल के किसी का अपमान कर रहे हो, तो फिर तो वो वापिस आपको जवाब देगा। यहां पर सारी गलती हमारे जनरल साहब की थी, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी भाषा का प्रयोग किया किसी नेता को डराने के लिए, तो उस नेता ने तो खड़े खड़े कर दिया। तो आज ये चल रहा है सारा सब कुछ। और तो भाई पूर्व सैनिकों की जायज मांगे हैं। एक भाई का नीचे कमेंट आया हुआ था संदीप जी का, सर उसके ऊपर क्या चल रहा है? पूर्व सैनिकों की जायज मांगे हैं भाई, देखो वो तो कोर्ट कचहरी से सोल्व होंगी नहीं। अगर कोई कोर्ट कचहरी कहता है कि कोर्ट कचहरी में हम इन मांगों को लेके जाएंगे, तो वो एक तरह से आप लोगों को बरगला रहा है, गुमराह कर रहा है। क्योंकि वो आप लोगों की जेब से पैसा निकाल के और वो लाखों रुपया इकट्ठा कर रहा है, और ये 14 साल से ये दुकानें चल रही हैं और कोई फैसला भी नहीं आता। क्योंकि ये असमानता, और असमानता संविधान के दायरे में भारत सरकार ही ठीक कर सकती है, कोई कमेटी की रिपोर्ट बना के। क्योंकि बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनमें चेंज नहीं हुआ। अब जब तक वो चेंज ही नहीं होंगे तो आप कोर्ट कचहरी में कैसे जा सकते? ये बरगलाने का काम है, आप लोग हैं वही कर रही है। अब किसी भाई ने पूछा कि एक बार वो आरोपी का केस को लेके मेजर जनरल सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब किसी ने पूछा कि वो केस को लेके क्यों गए थे, क्या डिमांड थी उनकी? क्या किसी ने वो 80 पेज का फैसला पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा, और ना कोई पूछने वाला है। और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर बैठे हैं, जो हाउसिंग सोसाइटी के अंकल, जो ज्ञान बांटते रहते हैं, सुबह उठते ही वो भगवान बन जाते हैं। अगर कोई जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन चलाए जवानों की जायज मांगों के लिए, यही हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर बैठ के उन भाइयों के पैर खींचते हैं, टांग खींचते हैं कि करोड़ों रुपये खा गए चंदा के, जैसे कि वो दे के आए थे, वहां पे चेक भर के दे के आए थे। केंद्र सरकार के 65 लाख से ज्यादा पेंशनर हैं, जिसमें आधी स्ट्रेंथ तो पूर्व सैनिकों की। पर केंद्र सरकार से केंद्रीय पेंशनरों की जो मांगे हैं वो कौन रख रहा है?
जो सिविल के संगठन हैं, और हम आधे से ज्यादा होने के बाद भी चाय पकोड़े खा रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इस चीज में। कभी हफ्ते के अंदर मीटिंग करेंगे और आरोप लगा के चले जाएंगे कि जंतर मंतर का धरना फैल हो गया। नहीं, कोई फैल नहीं हुआ। इस धरने ने पूरे देश को जगाया है, सरकार को जगाया, सारी चीजें। अगर फैल हो गया तो आप जो बोल रहे हो, जो फैल करने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो भाई आप जाओ जंतर मंतर पे, आप पास करके दिखा दो धरने प्रदर्शन को। हम तो साथ में हैं, हमारे से अच्छा नहीं हो सका तो कोई बात नहीं, हमारी गलतियों से सबक लेते हुए आगे बढ़ो और पूर्व सैनिकों की जायज मांगों को पूरा करवाओ। यही तो एक नैतिक कर्तव्य होता है, और एक इंसान की खासियत भी यही होता है कि पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए आगे चले। पर नहीं, कोई सबक नहीं लेंगे, ना धरना प्रदर्शन करेंगे, ना जवानों की जायज मांगों के लिए कहीं हुंकार भरेंगे। बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर कपिल को गाली दे देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और 99% है भी कौन? पूर्व जूनियर कमीशन ऑफिसर, सूबेदार मेजर ऑनरेडी। तो मैं अपने इन सबको हाथ जोड़े कहना चाहता हूं कि मेरे में गलतियां हो सकती हैं 1000, पर आप मेरी गलतियों से सबक लेते हुए आप तो आगे बढ़ो, और पूरे देश में आप सैनिक संगठनों के अध्यक्ष हो, आपके पास में स्ट्रेंथ भी है। अगर आप लोग सब इकट्ठे हो जाओ तो मैं इतना यकीन दिलाता हूं कि एक महीने के अंदर ये पूरे रामलीला ग्राउंड को भर सकते हैं। दिल्ली के 5 लाख पूर्व सैनिकों को इकट्ठा कर सकते हैं, पर इकट्ठा नहीं करेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर बैठ के मेरे को गालियां देंगे, मेरे पैर खींचेंगे और कुछ करेंगे, बस यहां तक सीमित हो गई। और जबकि पे पेंशन में सबसे ज्यादा स्टेटस इन्हीं का नीचे आया, पर अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, अपनी पे पेंशन की विसंगतियों को दूर करवाने के बजाय मेरे को गालियां देते रहेंगे। और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तो खुराक है गालियां खानी इतने सालों से, क्योंकि सच का आईना दिखाना बहुत जरूरी है। मेरे पास में लाखों पूर्व जेसीओ के फोन आते होंगे और शाबाशी देते हैं पूरे दिन, कपिल भाई बहुत बढ़िया, अपने पूरे देश को जागरूक किया, ये भी है और मैं सम्मान करता हूं उनका, लाखों की स्ट्रेंथ। पर मैं उनको कैसे हाथ जोड़ूं जो सोसाइटियों के अध्यक्ष बन के बैठे हुए, जो पूर्व सैनिकों के लिए हुंकार नहीं भरते, सिर्फ हुंकार चाय पकोड़ा खाने के लिए भरते हैं, लीग के अंदर पूरे देश भर में बैठे हैं। बताओ इनके अध्यक्ष कौन है? नहीं, सुबह घर से निकलेंगे खाली जेब करके, और शाम को इनका एक उद्देश्य होता है कि शाम को जो घर बढ़े तो थोड़ा बहुत उसके अंदर लेके आए, 1000, 1500, 2000 लेके आए उस जेब में, खाली जेब में। बस यहां तक सीमित हो गई है। सालों से देख रहा हूं, हमारी खुद की डिस्ट्रिक्टों में देख रहा हूं, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, दादरी, रोहतक, पूरे के पूरे यही, पर अपनी जायज हकों के लिए हुंकार नहीं भरते, बस वहां तक सीमित है। तो इनको भी समझाओ, अगर आप जो इनकी सोसाइटियों में जुड़े हुए हैं तो इनसे पर्सन भी पूछो और इनको कहो कि वे जंतर मंतर पे आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए हुंकार भरो, हम आप लोगों के साथ में। मैं तो खासकर मैं तो आऊँगा नहीं, क्योंकि भाई मेरा तो देखो थोड़ा सा मैं पढ़ाई लिखाई में जो रह गई थी उनमें चला हुआ हूँ कि PhD हो जाए मेरी, और मैं डिफेंस के सब्जेक्ट से ही करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं सुबह ही निकल जाता हूँ। आज की छुट्टी थी तो सुबह सुबह लाइव आ गया, और धीरे धीरे ये व्हाट्सएप नहीं कह रहा मैं, यूट्यूब चैनल भी स्टॉप करते हुए जा रहा हूँ मैं। ये मेरा कोई, वो कहते हैं कि मेरा कोई रोजगार नहीं है। ये मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो यूट्यूब को पैसे देता हूँ, मैं यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता, पहला व्यक्ति। क्यों? क्योंकि मैं लाइव ज़्यादा घेरता हूँ, मेरी क्वालिटी बहुत ख़राब रहती है वीडियो की, HD की नहीं आती, साफ सफाई नहीं आती, छोटे वीडियो मेरे से बनाता ही नहीं, क्योंकि मेरी जानकारी ज़्यादा होती है। मैं बल्ले बल्ले की खबर नहीं देता कि आपको ये मिल गया, आपको वो मिल गया, आपको ये मिल गया। ऐसी खबरें क्या है, वो आसमान में जाती है, उनके व्यू लाखों में जाते हैं, तो वहाँ से पैसा आता है, इनकम होती है।
और ये कोई कम पैसा नहीं आता, ये लाखों में आता है, यूट्यूब में से लाखों में पैसा आता है। पर लाइव ये क्यों नहीं करते, और मैं लाइव क्यों करता हूं? क्योंकि लाइव से किसी को कोई पैसा नहीं मिलता, बल्कि देने पड़ते हैं। अगर लाइव से पैसा मिलता हो ना, तो ये मेरा नंबर नहीं आने दे। कोट टाई वाले ये जितने बैठे हैं ना, सैनिक न्यूज के नाम से ये चैनल बनाए हुए, ये मेरा नंबर नहीं आने दे लाइव में भी, क्योंकि यहाँ से कोई इनकम नहीं होती। यहाँ पर हमारे को पे करना पड़ता है यूट्यूब को। मैं करता हूँ प्रति महीना, कभी 2600 रुपये के करीब करने पड़ते हैं, उसके बाद में नेट का खर्चा। तो इसलिए मैं सिर्फ एक जानकारी कि पूर्व सैनिकों को अपने घर बैठे वो काम कैसे कर सकते हैं, उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनके ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षण करवाना चाहता हूं कि भाई कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से तो जवानों की जायज़ मांगे वहाँ पूछती रहें, और साथ के साथ में पूरे देश भर के 28 लाख पूर्व सैनिकों तक भी ये जायज़ मांगे पूछती रहे। अगर अच्छा लगा है तो ये जानकारी भाई सबको दिया करो आप लोग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।